नाश्ते की मेज पर इंतजार करते पतिदेव को जल्दी से नाश्ता परोसकर सविता घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई और जल्दी जल्दी काम खत्म हो, इसी चिंता में इधर से उधर भागदौड़ करते देख आखिरकार देवेश ने उसकी बेचैनी का कारण पूछ ही लिया। अरे भाई, क्या बात है? आज बड़ी जल्दी में हो, फ्रंटियर मेल की तरह भागती फिर रही हो? जल्दबाजी में सविता ने जवाब दिया, कल रात बताया तो था, आज मेरी दूरदर्शन पर गाने की रिकॉर्डिंग है। अरे हाँ, याद आया, सॉरी, सचमुच में तो भूल ही गया था। मुबारक हो, सविता ने तैयार होते हुए मुस्कुराकर कहा। मुबारकबाद बाद में देना, पहले मुझे दूरदर्शन केंद्र छोड़ दो। देवेश ने उठते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं श्रीमती जी। सविता के मन में खुशी भी थी और घबराहट भी, क्योंकि आज उसकी टीवी पर पहली रिकॉर्डिंग है। देवेश ने पहले उसे गाड़ी से उसके गंतव्य तक छोड़ा और फिर अपने ऑफिस चले गए। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई, सभी ने खूब तारीफ की। सुप्रभात की नवबेला में आकाश पर लालिमा छाई थी। सूर्य आंखें खोल इठलाकर अंगड़ाई ले रहा था। उसी अंगड़ाई के साथ बालकनी में खड़ी सविता ने भी जोरदार अंगड़ाई ली। उसकी इस अंगड़ाई को कोई अपलक निहार रहा था, जिसका उसको आभास तक नहीं था। सामने के मकान में भी कुछ दिन से चहल पहल शुरू हो गई थी। एक नया परिवार कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था, जिसमें 2 बहनें, कई भाई बहुएं, माता पिता सभी एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार था उनका, जहां 10-12 लोग एक साथ रहते थे। उन्हें देखकर इस बात की खुशी होती है कि साथ रहते बर्तनों की खनक खनक के बावजूद ये लोग ठहाके लगाकर हंसना भूले नहीं थे। सविता ने देखा कि एक बहू डोलची लिए दूध लेने जा रही थी। सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला तुलसी की जड़ों में पानी देकर पूजा अर्चना कर उसी छत पर प्रणाम कर रही थी। तभी दरवाजे की तेज आवाज से सविता का ध्यान उस आवाज की ओर खींच गया। उसने देखा कि एक नवयुवक दरवाजे के पास खड़ा सामने वाले मकान से एकटक उसी की तरफ देखे जा रहा है। सविता ने मन में सोचा कि वह तो उस उम्र को पार कर चुकी है, जब किसी नवयुवक से नजरें चार हों। उसने वहां से नजरें हटाई और अंदर चली गई। अपनी दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो गई। जाहिर है शाम तक वह उस युवक को भूल चुकी थी। बाहर अंधेरा छाने लगा था और सड़क पर लगी बत्तियां टिमटिमाने लगी थीं। रसोई से उम्दा खाने की खुशबू आ रही थी। देवेश भी ऑफिस से आकर आराम कुर्सी पर सुस्ताते हुए अखबार के पन्ने उल्टने में व्यस्त थे। शायद खाना बनने का इंतजार कर रहे हों। तभी रसोई से हाथ पोंछती हुई सविता बाहर आई। बरामदे की तरफ का जाली वाला दरवाजा बंद करने के लिए गई और सामने वाले मकान में बच्चों का शोर सुनकर उधर देखा तो खिड़की के पीछे 2 बड़ी बड़ी खोजती हुई आंखें उसे देखे जा रही थीं। एक बार को तो लगा शायद भ्रम हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे वह नवयुवक था तो आकर्षक लंबा कद, खूबसूरत चेहरा, गठीला जिस्म, मनमोहक आंखें। किसी हीरो से कम नहीं लगता था। लेकिन वो उसमें क्या खोज रहा था? वहाँ तो कुछ आकर्षण का केंद्र नहीं। लड़का और लड़की बड़े थे, दोनों ही बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। घर में तो सविता और उसके पति ही रहते थे। जाहिर है उन दोनों में ऐसी कोई बात नहीं जो एक अजनबी में खोजबीन की रुचि जगाए। कहीं ये उसके मन का वहम न हो। अपना शक दूर करने के लिए वह जाली वाले दरवाजे के पीछे आड़ में छिपकर खड़ी हो गई। हो सकता है वह नवयुवक दाएं बाएं किसी खूबसूरत लड़की के चक्कर में खोजती हुई नजरें घुमा रहा हो, लेकिन नहीं, वो तो बराबर इसी तरफ घूरे जा रहा था। उस रात सविता को बड़ा विचित्र सा एहसास हुआ। उम्र के 40 वसंत पार करने के बाद भी कोई 28-30 साल का नवयुवक उसमें रुचि ले, ऐसा तो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी और ऐसी गलतफहमी पालने का शौक भी नहीं था उसे। हो न हो, जरूर ये मेरा प्रशंसक रहा होगा, दूरदर्शन पर गाते हुए सुना होगा, सोचा होगा बधाई दे दूं। सविता ने अपने मन में ये ठोस तर्क गढ़ा। वैसे सविता गृहिणी थी, गाने के शौक के साथ लेखन में भी रुचि रखती थी। वो ये मानकर चलती थी कि बच्चे बड़े होने के बाद हर एक व्यक्ति को अकेलापन भुगतना पड़ता है। अचानक सविता में भी उस युवक के प्रति रुचि जागृत होने लगी कि आखिर वह चाहता क्या है, कौन है, शादीशुदा या कुंवारा? चलो हटो भी, उसे क्या। कुछ दिन के लिए सविता ने पड़ोस के घर से नजरें और रुचि दोनों हटा ली। दिवाली की छुट्टियों में बच्चे घर आए तो सविता अपने भरे पूरे संसार में लौट आई। बच्चों के साथ इधर उधर घूमना, उनकी फरमाइशों के बीच पूरा सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देवेश को बच्चों के साथ घुल मिला देख सविता ने सोचा, सचमुच घर में अकेले पत्नी के साथ कितने दिन चहका जा सकता है। छुट्टियां समाप्त होने पर बच्चे जाने लगे।
बालकनी में खड़ी बेटे राजेश का सूटकेस संभालते हुए सामने सड़क पर स्टॉप करते स्कूटर की आवाज की तरफ ध्यान खींच गया तो बाहर देखा, अरे ये तो वही पड़ोसी है। सविता की दृष्टि कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर रुकी, जैसे कहना चाहती हो, देखो यह मेरा बेटा है। कद काठी में कुछ ही सालों में तुम जैसा हो जाएगा। मातृत्व के एहसास के साथ उसने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। अपनी हदें पहचानो नवयुवक, हमारी उम्र और प्रतिष्ठा इस नटखट ताक झांक की नहीं, समझे। आंखों से कह दिया ये सब। राजेश के साथ गरिमा भी चली गई, वातावरण में आई चहक महक को साथ लेकर। बच्चों के जाने के बाद मन दोहरे अकेलेपन में भटकने लगा। देवेश कहते कि इसमें अकेलेपन की क्या बात है, ये तो तुम्हारी मन स्थिति है। तुम अपनी सोच को जो दिशा देना चाहो दे सकती हो। तुम्हारा मन भी उसी के अनुरूप काम करेगा। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन इन सबसे सविता इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाती। अकेले में फिर से उस पड़ोसी युवक के संदर्भ में सोचने लगती, लेकिन कौन, कब, बिना कारण, बिना चेतावनी दिए तुम्हारे भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे खाली कोना भरे जाने की सी अनुभूति मन के भीतर एक तीव्र संवेदना जन्म लेने लगी। फिर से चहकती आवाजों से घिरने लगी। हर समय दो भावपूर्ण खोजती आंखें उसे घेरे रहती। मन में उथल पुथल होने लगी। वह सोचती, अरे सविता ये बैठे बिठाई कौन सा रोग लगा बैठी, ये किशोरियों की सी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना, धक। पहले पहले शीशे के सामने खड़ी होकर वह अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। उस रात देवेश ने यही समझाया था, तुम बंध जाती हो गैरजरूरी बंधनों में। हर व्यक्ति को राय दो, पर उसके साथ अनावश्यक भावुकता मत जोड़ो। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी सोचा करो। आज के युग की सोच क्लियर कट है, जो सामने है वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। उस नवयुवक की अंतर्भेदी नजरों ने तो पहले ही सविता के दिल में एक मीठी सी चुभन पैदा कर दी थी, जो उसे सालती रहती थी। एक बार तो सोचा डांट दूं। एक गुस्से भरी निगाहों से उस युवक को देखा तो वह मन मन मुस्कुरा दिया। लो, सरकार तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग विशुद्ध भारतीय हैं। स्त्री पुरुष की मित्रता को सहज रूप से स्वीकार करना हमारे लिए पारे को मुट्ठी में बंद करने जैसा कठिन काम है। फिर अपने यहाँ दोस्ती का ठोस कारण चाहिए। तुम्हारे पास है कोई ठोस कारण? कारण जानने की इच्छा में एक दिन सड़क पर आमना सामना हो ही गया। सविता ने बड़ी शालीनता से कहा, हेलो, आपका शुभ नाम? बड़े ही सहज भाव से उसने जवाब दिया, मुझे सुदर्शन कहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती थी, यह मेरा फोन नंबर है। कागज पर लिखा फोन नंबर सविता ने उसके हाथ में थमा दिया। इसके आगे जो भी सोचकर गई थी, कुछ न कह सकी। सीधे घर पर निमंत्रण देना ठीक नहीं समझा। 11 बजे फोन की घंटी बजी। सविता ने फोन उठाया। मैं सुदर्शन बोल रहा हूँ। और मैं सविता बोल रही हूँ। मैंने अपना पहला परिचय दिया और फिर उसने। मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूँ, संयुक्त परिवार में रहता हूँ और अभी बैचलर हूँ। उस युवक की उम्र के बारे में सविता का अंदाजा सही निकला। इस तरह फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया और संभ्रांत ढंग से दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। बातों बातों में एक दिन सविता ने कहा, मेरी मानो तो कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लो, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। सुदर्शन हंस पड़ा। या जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का इरादा है? उसने सुदर्शन के मन को टटोला। सुदर्शन ने कहा, नहीं, शादी करूंगा, लेकिन आपकी दोस्ती भी चाहता हूँ। सविता को सुदर्शन का इस तरह साफ कहना अच्छा लगा। मन में सोचा, ठीक है, दोस्ती कोई अपराध तो नहीं। इस तरह दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। सविता अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। सुदर्शन के लिए दोस्ती की कोई हदें नहीं थी। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया था कि करीब 8 वर्ष पहले वह पहली बार एक लड़की के संपर्क में आया था। अब उसकी कोई दोस्त नहीं सविता के सिवाय। पता नहीं उसकी बात का कितना अंश सच था, वही जाने। अकेलेपन का एहसास कहाँ रफू चक्कर हो गया, पता ही नहीं चला और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। अपनी उम्र को भूलकर वह किशोरियों की तरह दुगुने उत्साह से हर काम करने लगी। सुदर्शन की हर अदा, हर बात उसे अच्छी लगने लगी। सविता उसकी बातों का कम ही विरोध कर पाती थी।
अकेलेपन के एहसास ने बुरी तरह से उसके वजूद को ढक दिया था और उसने चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना शिद्दत से महसूस किया था, इसलिए वह उसका विरोध नहीं कर पाए। वो खाली जगह तर्कों से इतनी परे थी कि कब हाथ बढ़ाकर उसने सुदर्शन को अपने भीतर समेट लिया, सविता जान भी न सकी। दोनों ने तर्क दिए, हम अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुदर्शन ने कहा कि हम एक दूसरे को समझते हैं, दोस्ती के लिए और क्या चाहिए। फिर हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं। स्वार्थ तो है, उसकी प्रौढ़ बुद्धि ने तर्क दिया। वह स्वार्थ उनका नितांत निजी है, दूसरे के लिए हानि लाभ से परे। तभी एक सुबह सविता को आश्चर्य हुआ कि अचानक संबंधों का महीन मकर जाल अनदेखी आंखों के वेग से टूटकर लटक आया और सविता उन कमजोर धागों को विस्मय से देखती रही। टूटे जाल को देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन बेहद नाजुक तंतुओं से बने जाल पर मकड़ी स्थिरता का भरोसा कर सकती थी। सुदर्शन ने एकदम फोन करना बंद कर दिया था। सविता ने तो उसका फोन नंबर लिया भी नहीं था, वरना शायद वही फोन करके कारण पूछ लेती। जिस खिड़की से वो झांका करता, उस खिड़की पर भी पटाक्षेप हो चुका था। ये तो होना ही था। आखिर 28 to 30 साल का नवयुवक 40 वर्षीय महिला के साथ कब तक दोस्ती का अनुबंध निभा सकता था? क्या दोस्ती में भी उम्र का हिसाब रखा जाता है? लेकिन यह तो अकेलेपन को भरने की समस्या में उपजी दोस्ती थी, जिस पर कम से कम सविता जैसी परिपक्व महिला को विश्वास नहीं करना चाहिए था। उस दिन शीशे में पहले से भी ज्यादा उदास, अकेली आकृति को देखकर सविता को क्रोध आया। क्षोभ और ग्लानि से गला रुंध गया और आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, क्योंकि उसने सामने बनी 3 मंजिला कोठी की बालकनी पर खड़ी युवती की बेचैन हरकतों को देखा, जो फ्लाइंग किस कर रही थी। उसकी नजर अचानक सुदर्शन के घर की तरफ गई, जहां छत पर दीवार की ओट में सुदर्शन खड़ा उस युवती को इशारा कर रहा था। वह सविता को नहीं देख पाया। सविता को कारण समझते देर न लगी कि संबंधों का ऐसा घटिया मजाक उसके साथ हो सकता है, लेकिन उधर नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए थे। सुदर्शन का भोला चेहरा जहन में कौंध गया। मैं तुमसे जुड़ना नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हारे साथ दोस्ती हमेशा रहेगी। उसने चेताया तो था, शायद वही समझने में गलती कर गई। सभी आवाजों से ऊपर देवेश के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, अकेलापन मानसिक प्रक्रिया है ये। दरअसल तुम चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देती हो, दूसरे को राय दो, पर उसके साथ बंध क्यों जाती हो? सविता, यह आज की सोच है, बहुत गहरे जाने की जरूरत नहीं, जो सामने है वही सच है। उसके ऊपर आकाश है, खाली आकाश। तीखी कचोट के साथ आज सविता को नया बोध हुआ। इस दशक की दोस्ती पर एतबार नहीं किया जा सकता।